अलैकुम आप सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम को आप तक जो हम लेकर आए हैं इसमें कई अहम मालूमात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, बात मुल्की सतह की सियासत की करेंगे, बात बैनुल-अक़वामी भी आपको बताएंगे कि किस तरीके का माहौल बन रहा है और कहां पर क्या कुछ हो रहा है। वक्फे वक्फे से सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है तो आपके साथ देंगे पूरा हम इस प्रोग्राम में 10 बजे तक, यानी 10 बजे तक आप इस प्रोग्राम को देखते रहेंगे। इसमें मरहलावार तरीके से खबर आपके सामने रखेंगे और 9:35 के बाद आखिरी 20-22 मिनट जो रहेंगे उसमें हम आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप अपनी बात रखिएगा ज़रूर और तब तक आप फिलहाल सुनेंगे खबर को और जब 9:35 पर आएंगे तो आप और हम बात भी करेंगे। लेकिन उस बीच अभी आप घर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं तो आपने दो काम बहुत ज़्यादा करने हैं। एक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना है, उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। कहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ? फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। यहाँ पर जब आप आएंगे, लॉगिन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा जी, एक तो आप घर बैठे जम्मू कश्मीर की असल सूरत हाल और असल हकाइक जो है वो दुनिया भर तक पहुंचाने में मदद हमारी करेंगे और जो मनफी प्रोपेगेंडा दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के हवाले से चल रहा है उसको भी काउंटर करने में आप अपना रोल जो है वो पॉजिटिव रोल निभाएंगे। तो इसलिए आप अपना काम करेंगे। हम दिल्ली स्टूडियो में बैठे आसिफ और मैं कोशिश करेंगे कि आपको हर पल खबर बताएं और वो खबर बताएं जिसका ताल्लुक आपसे है और जो आप देखना चाहते हैं, जिसको आप सर्च कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर। तो करते हैं खबरों की शुरुआत। आज सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि पिछले 1.5 महीने के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच आहिस्ता आहिस्ता से ही सही लेकिन आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही है। और यह कोशिश कब शुरू हुई थी? जब डीजीएमओ सतह की बातचीत हुई थी। उसके बाद बयानात का सिलसिला शुरू हुआ और बयानात का सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है। खबर पाकिस्तान से है। आपको याद होगा कि हमने आपसे एक खबर बताई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे और तिजारत तक ये मामला आगे बढ़ सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान से इस वक्त सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर आज एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें इस बात का हतमी फैसला लिया जाएगा कि भारत के साथ तिजारत कब, कैसे और कहां पर शुरू करना है। और पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि साल 2019 में जब 370 और 35A का मामला सामने आया, जम्मू कश्मीर, साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उस वक्त मामला सामने आया, उन्होंने तिजारत को यकतरफा तौर पर बंद किया था। लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त सामने आ रही है कि पाकिस्तान में इक्तिसादी अमूर से मुतल्लिक काबीनी कमेटी का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे मुनक्किद होना है, जिससे भारत से तिजारत के हवाले से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो काबीना कमेटी जो है उनकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC जो है उनके पास ये मामला रखा गया है कि कपास के मामले को लेकर और दीगर टेक्सटाइल, पहली फहरिस्त में कपास और टेक्सटाइल को सामने रखा गया है। और इसमें जो पाकिस्तानी ज़राए ब्लॉग है वो लगातार ये लिख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो इकोनॉमिक ECC उनकी अपनी कमेटी है उसके सामने ये प्रपोजल रखा गया है कि भारत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इस तिजारत को शुरू किया जाए, क्योंकि भारत के साथ अगर तिजारत करते हैं तो मामला आसान होता है। आसान मतलब कि आसान शरहों पर ये सारी चीज़ें हमें मिलती है और मार्केट के अंदर इस चीज़ की महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। बसूरत अगर इसको दीगर मुल्कों से ख़रीदा जाए तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, उससे चीज़ें महंगी होती है। इसलिए पहले मरहले पर इस चीज़ को जो है वो इजाज़त दी जाए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो इंचार्ज है कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, यहाँ पर ये यू टर्न और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जब ये आज ECC की कमेटी में ये मामला जाएगा तो उससे पहले होमवर्क कहाँ पर हुआ है?
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है, जो इंचार्ज है कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के, उनकी तरफ से समरी को पहले ही अप्रूव कर दिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने पहले अप्रूव कर दिया है, अब ये सिर्फ ऑफिशियल एक फिगर आउट होना है। मीटिंग वहां पर आज 11:30 होनी है, जिसके बाद वो ऑफिशियल रिक्वेस्ट भारत के साथ करेंगे और कोशिश करेंगे जो टाइज पिछले 1.5-2 साल से खत्म हुई है तिजारत के हवाले से, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये बड़ी अहम बात है कि आज पाकिस्तानी फेडरल कैबिनेट का जो इजलास है वो होने जा रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक नई गर्माहट देखने को मिल सकती है। इस बीच जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने पहले ही इक्तिसादी राब्ता काउंसिल यानी ECC की एक तजवीज़ गई थी और उस पर आज मंजूरी उसकी बाज़ाब्ता हो सकती है और 11:30 बजे जब पाकिस्तान में इक्तिसादी उमूर से मुतल्लिक जो पाकिस्तानी काबीना कमेटी है उसका इजलास 11:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक और उस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। ये चीज़ कम से कम क्लियर हो पाएगी कि क्या तिजारत तकरीबन जो 2019 के बाद ही या 5 अगस्त के बाद जो फैसला मरकजी सरकार था उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसे मुअत्तल किया गया था। LOC ट्रेड के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ट्रेड होती है उस हवाले से आज हतमी फैसला लिया जा सकता है और काफी बेहतर और मुस्बत नताइज सामने आने की उम्मीद आज के इजलास से की जा रही है। बढ़ते आगे बात अब भारत और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की भी करते हैं। 23 मार्च को आपको याद होगा कि पाकिस्तान का कौमी दिन मनाया गया और नेशनल डे के मौके पर भारत की तरफ से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय हुकूमत और भारतीय अवाम की तरफ से एक तहरीरी मकतूब रवाना किया था इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के नाम, लेकिन उस पर देर शाम एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जहां पर योम पाकिस्तान पर नेक ख्वाहिशात करने के लिए इमरान खान की तरफ से इजहार तशक्कुर किया गया। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से बेहतर ताल्लुकात चाहता है, ये लिखते हुए एक और खत पाकिस्तान की तरफ से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम के नाम रवाना किया गया, जिसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ बल्कि आलमी वबा के दौरान मुल्क के अंदर यानी भारत के अंदर जो शहरी आलमी वबा के कहर का इस वक्त इस सर्कल में आए हैं, फंसे हैं, उनके लिए भी दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किया गया है। यानी बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान के अंदर हमने अभी तिजारत की बात आपको बताई, वहीं पर खबर यह कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जवाबी खत लिखा गया है और इस जवाबी खत के अंदर कई अहम बातें लिखी गई है, जिससे ये साफ लगा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बर्फ है वो पिघल सकती है और दोनों मुल्कों के बीच दोस्ताना ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। खत का मतन जो है वो साफ ये दिखा रहा है कि एक डिप्लोमेटिक वे में खत को लिखा गया है, क्योंकि सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से खत लिखा गया है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम ये खत था, इसलिए बड़े जामिया अल्फाज के साथ इसको लिखा गया है। जम्मू कश्मीर का जिक्र इसमें ज़रूर किया गया है, लेकिन उस जिक्र को जब आप बड़े पैमाने पर देखते हैं, डिप्लोमेटिक एंगल से देखते हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सोच और पाकिस्तान के अंदर बदलती सोच की अक्कासी इस चिट्ठी के अंदर साफ नजर आ रही है। तो ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते देर से ही सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल होना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर खत जो लिखा गया है उस खत के अंदर कोरोना वायरस से मौजूदा सूरत हाल तक और जम्मू कश्मीर का जिक्र भी इस खत के अंदर किया गया है। भारत और पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, तो इस बीच पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त हैदर शराजी साहब जो कि सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हमारे साथ बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान 24 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं और उसमें एक बड़ी और अहम पेशरफ पिछले 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जवाबी खत भी लिखा गया है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली इस मामले को देखा जा रहा है, जहां पर तकरीबन 2-2.5 वर्षों की जो कशीदगी थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती नजर आ रही है और शायद मुस्बत नताइज जब आहिस्ता आहिस्ता सामने आए, पाकिस्तान के अंदर कैसे इसको फिलहाल देखा जा रहा है? जी जब से चार्ज माला है तो उन्होंने यही बात की है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं और रीजनल इश्यूज हैं उन्हें डायलॉग के जरिए हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दिया है और इसमें उन्होंने तमाम के हल की बात की है। ये बहुत अहम है और इसमें सबसे अहम जम्मू कश्मीर की बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो रीजनल इश्यूज में सबसे अहम जम्मू कश्मीर की बात की है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो उसके लिए तमाम राहें हमवार करनी होंगी
और तमाम पीस प्रोसेस के लिए, दीगर डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए दोनों ममालिक को दीगर इश्यूज को सॉल्व करना होगा। साथ ही यहाँ पर सबसे अहम इस मुतराजा खित्ते के रहने वाले हैं। अगर इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रहने वालों को यहाँ मुज़ाकरात में, डायलॉग पीस प्रोसेस में शामिल किया जाता है तो ये पीस प्रोसेस कामयाब हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो खत लिखा है, इससे कबल पाकिस्तान और भारत के दरमियान डीजी मोज के दरमियान रवाबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खत से कबल हमने देखा कि रावलाकोट और पुंछ सेक्टर में जहां दोनों ममालिक के मिलिट्री के दरमियान रवाबित हुए, तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही बड़ा इंपॉर्टेंट आज है जो एक और बड़ी पेशरफ्त आज देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी ज़राए से जो खबर आ रही है कि आज कैबिनेट की वहां पर मीटिंग है जिसमें भारत के साथ तिजारत को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और जो पिछले 1.5 साल से ये बंदिशें लगाई गई है, ट्रेड नहीं हो रहा है, उस पर थोड़ी सी रफ्तार पकड़ सकती है आज की मीटिंग के बाद। क्या उम्मीद लगाई जाएगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अप्रूवल के बाद ये जो आज ऑफिशियल मीटिंग है इसमें भी क्लियरेंस मिल सकती है या अभी भी कोई हिट्स हैं बाकी इसमें? जी, ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि गुज़िश्ता रोज दुशंबे में भारत और पाकिस्तान के वज़राए खारजा एक ही छत तले मौजूद थे लेकिन बातचीत नहीं हुई। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दोनों जानिब से कुछ बर्फ पिघल रही है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो गुज़िश्ता हफ्ते बयान दिया था कि माजी को बुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा, तो ये पीस प्रोसेस के लिए एक राह हमवार की जा रही है और ये लग रहा है कि दोनों ममालिक के सख्त मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि दोनों ममालिक के दरमियान जंगें हुई हैं तो मुज़ाकरात इतनी जल्दी नहीं हो सकते। इसके लिए दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ इसी तरह हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म को अगर टेलीफोन कॉल होती है, चाहे लेटर्स हो, इस सूरत में ही आप बातचीत के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। फॉरेन ऑफिस के साथ एक दूसरे के साथ रब्ता होगा तो पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन दुशंबे में पाकिस्तान और भारत के वज़राए खारजा एक ही छत तले मौजूद थे, बात नहीं हुई क्योंकि इससे कबल भी ओआईसी में लेट सुषमा स्वराज जिस वक्त थी तो वो गई थी, तब भी पाकिस्तान ने बाइकाट कर दिया था। अब भारतीय वज़राए खारजा और पाकिस्तानी वज़राए खारजा एक जगह मौजूद थे, उन्होंने बात नहीं की। लेकिन दोनों ममालिक चाहते हैं कि सख्त बातचीत हो। बातचीत के लिए लेटर तो लिखे जा रहे हैं लेकिन इसके लिए कुछ हमें टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशें हमें नजर नहीं आ रही। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहें बेहतर की जा रही हैं कि जिस राह पर चलते हुए हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। बस ये बहुत अहम है। हमारे साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से ज्वाइन करने के लिए और खबर बताने के लिए कि पाकिस्तानी ज़रा ब्लॉग भी पॉजिटिवली इस सारी चीज़ों को देख रहा है और वहां पर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि सूरत हाल बहुत जल्द बेहतर हो। लेकिन बड़ी खबर ये कि आज पाकिस्तान के अंदर एक इजलास होने जा रहा है, ईसीसी की मीटिंग होने जा रही है जिसमें जो पाबंदी पाकिस्तान ने खुद लगाई थी तिजारत पर वो शायद आज हट सकती है क्योंकि समरी जो है, जो डिटेल नोट है, वो पहले ही पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो मिनिस्टर भी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के, उनकी तरफ से अप्रूवल इसको दे दी गई है। तो ये तो जनाब हमने आपको बता दिया पाकिस्तान के ज़रा ब्लॉग से हवाले से खबर और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हमने आपको सुना दिया कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से इस पूरी बात को ले रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और बड़ी खबर की भी करते हैं। बिल्कुल, अब एक और पड़ोसी मुल्क म्यांमार के हवाले से भी आपको बात बताते हैं। चूंकि भारत और पाकिस्तान की सरहदों की जहां पर बात हो रही है तो म्यांमार के हवाले से भी बात इसलिए चूंकि कशीदगी अगर वहां पर है तो भारत और पाकिस्तान के अंदर भी इसका असर जरूर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अब तक सैकड़ों अफराद जो घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे 1 फरवरी से म्यांमार के अंदर, असम या फिर बाकी जो सरहदी हिस्से हैं भारत के साथ, उन सरहदी इलाकों से वो भारत के अंदर अपनी जान बचाने के लिए वहां पर दाखिल होने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन इन मुहाजिरीन को मरकजी सरकार की तरफ से रियासती सरकारों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो इस तरह के शेल्टर कैंप्स या कैंप्स वहां पर ना बनाएं जहां पर ये लोग पनाह ले और फिर हमेशा के लिए एक बड़ी परेशानी या नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। मगर अब जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, सरकारी इदारे हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो खुफिया इदारे हैं वो भी मुसलसल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और खबर अब यह है कि 400 के करीब जहां पर लोगों की अब तक मौत हो चुकी है म्यांमार में इस कशीदगी के दौरान, दोनों ममालिक के दरमियान यानी भारत और म्यांमार की सरहदों पर एक बड़ी तादाद में आज भी मुहाजिर जो भारत की तरफ भारतीय हिस्से में दाखिल होना चाह रहे थे लेकिन फंसे हुए हैं हालात की वजह से, क्योंकि रियासती इंतजामिया ने मजीद यहां पर सख्ती बरती है। अब दूसरी तरफ यह भी बताया जाता है कि 700 या 800 के दरमियान
ऐसे मुहाजिर भी हैं जो भारत के अंदर दाखिल हुए हैं। खुफिया इदारों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो रहा है, लेकिन इसकी तस्दीक सरकारी सतह पर अभी जरूर होना बाकी है। मगर चाहे वो लवंगथलाई का इलाका हो या फिर सिहा का इलाका हो, चंपाई डिस्ट्रिक्ट हो, इसके अलावा कुछ और इलाके भी जहां पर 100 से बड़ी तादाद बताई जाती है, कुल मिलाकर 700 से ज्यादा लोग जो मुहाजिरीन हैं, अब म्यांमार के अंदर जो कुछ हुआ है उन हालात को देखते हुए वहां पर अपने घर बार छोड़कर भारत की तरफ आ रहे हैं। इन सब के बीच में आपको ये भी बताते चलें कि मिजोरम के अंदर जहां पर सरकार ने यह फैसला जरूर लिया था कि इंसानी बुनियादों पर अगर इमरजेंसी की सूरत हाल में जरूरत पड़े तो इन लोगों को यहां पर बसाया जा सकता है, यानी कुछ वक्त के लिए, या इनको मेडिकल एड वगैरह इस तरह की कोई सहूलियात होंगी तो वो सरकार देगी। लेकिन मरकजी वजारत दाखिला की सख्ती के बाद अब रियासती इंतजामिया ने भी थोड़ा सा रुख जरूर बदला है। कैंप्स न बनाने का फैसला किया गया है, मगर जो मुहाजिरीन आ रहे हैं इमरजेंसी में अगर उन्हें कोई तिब्बी खिदमात या दीगर सहूलियात जरूरत होंगी वो देने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन ये अदादोशुमार कुछ बताते हैं कि दोनों सरहदें जो है म्यांमार की और भारत की, उसके दरमियान के बहुत सारे ऐसे हिस्से सरहदी अजला कुछ हैं जहां पर आज भी मुहाजिरीन की या जो म्यांमार से भागने वाले लोग हैं भारत की तरफ रुख कर रहे हैं उनकी एक बड़ी तादाद है। कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं, ये इस तरह की इतलात है, और एक बड़ी तादाद अब भी इन बॉर्डर एरियाज में फंस कर रह गई है। चलिए जी, ये तो बात ही म्यांमार के अंदर क्या कुछ चल रहा है और उस पर किस तरीके से बॉर्डर्स पर हालात बने हुए हैं, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं और सबसे पहले आज बात जल शक्ति महकमे की करते हैं, क्योंकि लगातार महकमा जो है वो सुर्खियों के अंदर है। डेलीवेजर्स सरापा एहतजाज है, लेकिन आज डेलीवेजर्स की बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया महकमा जल शक्ति को दिया जा रहा है। लेकिन जब आप जिले में नजर डालते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नजर डालते हैं, सूबों के अंदर जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि कश्मीर सूबे की सूरत हाल और जम्मू सूबे की सूरत हाल को जब आप कंपेयर करके देखते हैं तो दोनों जगह से जल शक्ति की शक्ति कहीं पर नजर नहीं आ रही है और लगातार पैसे जाया हो रहे हैं। इस तरीके की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जब हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि PHE, जिसे हम जल शक्ति महकमा कह रहे हैं, वो पानी देने में बुरी तरह से नाकाम हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1.17 करोड़ रुपया एक स्कीम के लिए दिया गया। और ये स्कीम जो थी, ये ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम था, PHE डिपार्टमेंट जो उस वक्त था उसे दिया गया था और रियासी के अंदर ये स्कीम को हाथ में लिया गया था और साल था 2006 में। PHE डिपार्टमेंट को साल 2006 में प्रपोज किया गया कि वाटर सप्लाई स्कीम, जिसका एस्टिमेट उस वक्त बनाया गया 1.19 करोड़ रुपया, डिजाइन बनाया गया कि पोर्टेबल वाटर यानी साफ सुथरा पानी किस तरीके से 5385 लोगों तक पहुंचाया जाए आइंदा 10 से 15 सालों के दौरान। इतनी बड़ी स्कीम ये थी जी। और इसमें डिटेल DPR भी बनाया गया साल 2011-12 में, जिसमें यह कहा गया कि इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट करने में खर्चा लगेगा 1.17 करोड़ रुपया। और इसमें फंडिंग जो थी वो नाबार्ड से आधी ले ली गई और स्टेट गवर्नमेंट ने भी आधा पैसा दिया। दैट मीन्स आधा मतलब 90:10, 90% आपका नाबार्ड से पैसा आया लोन में और 10% स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, ताकि ये स्कीम जो है ये कंप्लीट हो सके। बजाय 10-12 सालों में इसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए और वन टाइम पेमेंट देकर इसको 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करने के लिए मंजूरी भी दे दी। लेकिन जब आप इस स्कीम के कागजात को खंगालेंगे, रिकॉर्ड्स को परखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सितंबर 2018 से जुलाई 2019 तक जो है इस स्कीम पर पैसा खर्च किया गया। लेकिन उसके बाद साल 2011, 12, 16, 17 में डिपार्टमेंट ने इस पर पैसा खर्चा, लेकिन आज के दिन में ये स्कीम जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिफंग है। और इस पर जो जिस तरीके से इसका काम होना चाहिए था, जितने हजार नफूस पर पानी पहुंचना चाहिए था, गांव के अंदर पानी पहुंचना चाहिए था, उसे देने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। कुछ काम वहां जरूर किया गया लेकिन पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया और इस पर हजारों लाखों रुपया खर्च भी किया गया। और जब सरकार से कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल CAG ने इसके बारे में सवाल पूछा, और सवाल कब पूछा, ये मई का महीना था, साल 2020 था, लेकिन सितंबर 2020 तक यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 5 महीने तक कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल इस बात का इंतजार करता रहा कि जो सवाल उन्होंने उठाए कि आखिर ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, पैसा जो लगाया गया ये जाया अगर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आगे प्रोग्राम क्या कुछ है। 5 महीने का वक्त गुजरने के बाद भी
कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल CAG को कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया गया। यह खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आज आपके सामने रखी क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर शायद ही मीडिया की कभी नजर जाती है, क्योंकि मीडिया हमेशा आपको मेन टाउन्स के अंदर देखते हुए खबर करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ ने वादा आपसे किया है कि हर घर की खबर बताएंगे, हर इलाके की खबर बताएंगे। तो रियासी का ये मामला जो है ये काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। और जब कल से हम इस खबर की परख कर रहे थे तो वहाँ की सिविल आबादी जो है उन्होंने और भी कुछ इनपुट्स दिए हैं जो इंतहाई खतरनाक है। और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात को देखेंगे, क्योंकि वो खुद भी इंजीनियर रहे हैं और वो इन टेक्निकलिटीज को समझ सकते हैं, इन निटिग्रिटीज को समझ सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है, टैक्स पेयर्स को धोखा दिया जा रहा है और आम लोगों को जो बुनियादी सतह पर साफ पानी देने का लक्ष्य एक हदफ मुकर्रर किया है वजीर आजम ने, उस हदफ को क्या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पूरा कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये उम्मीद कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जल शक्ति महकमे के नट बोल्ट्स को जरा टाइट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट होती तो आप 10 सवाल उठा सकते थे कि शायद इसमें ये है, शायद इसमें ये है। इसमें शायद की कोई गुंजाइश ही नहीं बच रही है, क्योंकि मामला कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में है और रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के अंदर गुज़श्ता सेशन के दौरान पेश की गई है। उसीलिए मैंने पिछली बार भी लोगों से कहा था कि आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपको बड़ी चीजें जो है वो क्लियर होंगी कि आपके इलाके के अंदर भी क्या कोई पैसा तो नहीं लगा है जो आपको नहीं पता है। तो वो क्रॉस रिचेक कीजिएगा, ये आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन 1.17 करोड़ रुपए की लागत जाया हो गई है, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें बनी है, बाकी सारा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह के नाम पर छोड़ दिया गया है। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अफसरशाही का इतना आलम है कि CAG भी नाकाम और बेबस यहां पर नजर आ रही है। तो ये तो जनाब थी एक मामला जो हमने आपके सामने रखा जल शक्ति का। अब एक और बात की ओर आते हैं, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, और बात हम करते हैं खाने पीने की। और मैं इस वक्त कोई खाने पीने की जब बात करता हूं तो सीधी सीधी बात है, फूड ग्रेन जो हमारे हैं, चावल जो हमें दिया जाता है, इसके लिए एक निज़ाम है, एक मैकेनिज्म पूरे इंडिया के अंदर है कि उसे कोटे में रखा जाता है, उन्हें रिजर्व रखा जाता है और तकरीबन 10-12 साल, 3 साल, 4 साल रिजर्व रखा जाता है और अकॉर्डिंगली उसको बांटा जाता है। लेकिन जब ये रिजर्व रखा जा रहा है तो अक्सर हमने देखा है मुल्क के अंदर भी उस पर सवाल उठे हैं। लेकिन इन दिनों सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर से भी उठे हैं, क्योंकि मरकज की टीम ने जो मुशाहिदा किया है उन्होंने जरूर इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया है कि नॉर्थ कश्मीर में, जो शुमाली कश्मीर में कायम स्टोर्स है जहां पर आपने अनाज का बड़ा जखीरा किया हुआ है, वो सरीहन खराब हो रहा है और वो अब खाने के लायक नहीं बच रहा है। एक मरकजी टीम जो वादी कश्मीर के दौरे पर है और मुआयना इस बात का किया जा रहा है कि गजाई अजनास के लिए स्टोरेज के कैसे बंदोबस्त हैं, किस तरह के इंतजाम हैं। जो राशन आपके घरों तक पहुंचता है फूड डिपार्टमेंट पहुंचाता है, महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी की एक जिम्मेदारी होती है। क्या उसने शुमाली कश्मीर से वस्ती और नॉर्थ जो साउथ कश्मीर के अजला हैं तमाम स्टोर्स का मुआयना करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टोरेज का क्या प्रोसेस है, गोदामों के अंदर जो खाने पीने की चीजें हैं, चावल हैं, बाकी चीजें वो कैसे और किस हालत में पड़ी हुई हैं और कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा पुराना चावल अवाम तक पहुंचाया जा रहा। ये तमाम तरह के सवालात थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट तैयार की गई है, कुछ दिनों के अंदर ये टीम मरकज के सामने रिपोर्ट पेश कर देगी। लेकिन बड़ी बात, शुमाली कश्मीर के अंदर जो बड़े गोदाम इस वक्त हैं जहां पर राशन का एक बड़ा जखीरा सरकार ने जो BPL हो, APL हो, इस जुमरे में आने वाले लोगों के लिए रखा है या बाकी शहरियों को यहां से इसकी तकसीमकारी का अमल होता है, उस पर सवाल उठाए गए हैं स्टोरेज के प्रोसेस। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यह जिम्मेदारी है कि वो अनाज का जखीरा करें, उन्हें स्टोर करें और बाद में FCI के जरिए से CAPD महकमे को ये चावल मिलता है और फिर ये तकसीम आगे होता है। इस वक्त जो 3 रुकनी टीम इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IGMRI की टीम वादी के अंदर मौजूद है और पिछले 2-3 दिन से लगातार उन्होंने मुख्तलिफ स्टोरों का मुआयना किया है। FCI की तरफ से जो गोडाउन्स है उनका मुआयना किया है। उसके बाद उन्होंने चंद सवालात भी उठाए हैं और स्पेशली नॉर्थ कश्मीर को लेकर उनका यह सवाल है कि जो हजारों क्विंटल वहां पर चावल जखीरा किया गया है वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं बचा है और जिस सिस्टम के तहत उसे रखना चाहिए था शायद वो नहीं उस तरीके से रखा गया है। हमारे बावसूख जराये से इस तरीके की खबर सामने आई है। ताहम 3 दिन के अंदर अंदर यानी इस रवा हफ्ते के दौरान 3 रुकनी टीम जो इंडियन ग्रेन
स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बाकायदा तौर पर अपना रिपोर्ट जो है वो मरकज के सामने रखेंगी और फिर आगे का फैसला भी लिया जाएगा। यहां पर यह बात काबिल जिक्र है कि इन स्टोरों के अंदर कोई फ्रेश जो है माल नहीं रखा गया, बल्कि साल 2016-17 में जो स्टॉक किया गया था अभी तक भी वो पड़ा है। अब आप देखिए कितने साल हो गए जी, 16-17 से शुरू किए, 17, 18, 19, 20 और 21, 5 साल से चावल स्टोर पड़ा है। अब उसकी हालत कितनी होगी, उसमें मेंटेनेंस कैसी है, वो आपके सामने है, लेकिन उसे बांटा जाएगा बाद में। तो काफी सवाल जो है वो खुद ही इस टीम ने उठाए हैं। जो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च की टीम यहां वादी कश्मीर के दौरे पर आई है और उन्होंने स्टोरेज के मामले पर बड़े सवाल उठाए और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये टीम जो है अपनी रिपोर्ट मरकज के सामने रखने जा रही है। तो ये बात तो थी जनाब टीम की जो वादी के अंदर है। अब एक और, मैंने ब्रेक पर जाना कहा जा रहा है कि ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक से पहले जरा एक खबर आपको बताते चले। बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं, क्योंकि यात्रा की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सालाना अमरनाथ के लिए कल से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल तय शेड्यूल के मुताबिक कल से रजिस्ट्रेशन का 446 मुख्तलिफ बैंकों की जो शाखें हैं वहां से शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कासिद ने एक खत लेकर वो इस वक्त 2 बड़े और खास मेहमानों के पास पहुंच गए हैं। सीईओ श्राइन बोर्ड की तरफ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की तरफ से हिंदू धर्म आचार्य सभा और अखाड़ा परिषद को अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार दावत दी जा रही है। नीतीश्वर कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के। इसके अलावा जम्मू कश्मीर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये खत लेकर इन दोनों जो मजहबी पेशवा इनके लिए रवाना हुए, दोनों को स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो कि प्रेसिडेंट है हिंदू धर्म आचार्य सभा के, और इसके अलावा स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज जो कि प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, दोनों को ये खत हरिद्वार रवाना किया गया है। और जम्मू कश्मीर यानी आज से जब कल से प्रोसेस शुरू होगा, महज कुछ घंटे बाकी हैं, तैयारियां की जा रही हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। इंतजामिया की तैयारी है कि 6 लाख के करीब इस बार जो यात्री हैं, शायद साल 2011-12 का रिकॉर्ड टूटे, उसके लिए इंतजामिया ने कमर कस ली है और इस सिलसिले में अभी 2 मेहमानों को इस बार बुलाने की तैयारी की गई है। फैसला इस बार आपको याद होगा कि जब 40वीं मीटिंग हुई अमरनाथ बोर्ड की और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि चेयरमैन भी हैं श्राइन बोर्ड के, उनकी मौजूदगी में और उनकी क़यादत में जब ये तमाम मामला उठाए जा रहे थे, तो इन 2 मेहमानों को बुलाने का इस बार भी वहां पर तज़किरा चढ़ा और खासतौर से जो हिंदू धर्माचार्य सभा और अखाड़ा परिषद के दूरों के सुदूर हैं, उन्हें अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार शायद वो आए, उनकी तरफ से फैसला लिया जाए। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दोनों ये जो अहम शख्सियात हैं, मजहबी पेशवा हैं, दोनों को तहरीरी मकतूब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की तरफ से रवाना कर दिया गया है और ये खत लेकर नीतीश्वर कुमार और जो बाकी अफसरान उनके साथ हैं वो हरिद्वार पहुंच गए और कुछ दिनों के अंदर ये चीज भी शायद क्लियर हो जाएगी कि इस बार यात्रा पर ये दोनों मेहमान आएंगे या नहीं। फिलहाल दावतनामा गया है, कासिद चिट्ठी लेकर पहुंचे हैं और बाकायदा तौर पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चेयरमैन भी है श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से उन्हें दावतनामा दिया गया है। ये जो 40वीं मीटिंग हुई थी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, उस दौरान ही मनोज सिन्हा साहब और पूरी टीम ने यह फैसला लिया था कि इस बार खुसूसी दावतनामे जो दिए जाएंगे वो हिंदू धर्माचार्य सभा, अखाड़ा परिषद और दीगर स्पिरिचुअल गुरुओं को दिया जाएगा, ताकि अमरनाथ यात्रा के दौरान उनकी हाजिरी को यहाँ पर यकीनी बनाया जाए। क्योंकि इस बार जो टारगेट रखा गया है अमरनाथ यात्रा के हवाले से, वो 6 लाख यात्रियों को दर्शन करवाने का है। अब कोरोना के बीच सारा मामला कैसे चलेगा, इस पर भी वजाहत जो है वो थोड़े दिनों में जरूर आएगी, लेकिन इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सूबाई सतह पर कश्मीर के अंदर और सूबाई सतह पर जम्मू के अंदर भी इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। सूबाई कमिश्नर्स लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और कल से रजिस्ट्रेशन का अमल भी पूरे मुल्क के अंदर शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात थी बाबा बर्फानी की। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात सिर्फ कोरोना की नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना के बीच खबर क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में अब मौसम का मिजाज तो बेहतर होने की उम्मीद काफी लगाई जा रही है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि आगे जो है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी पर क्यों गाज गिरी है, उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप प्रोग्राम को लगातार देखते रहेंगे। और कॉल्स का सिलसिला 9:35 पर आप शुरू करेंगे। तब तक बिल्कुल कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि वेटिंग में आप जाएंगे।
उससे आपकी परेशानी ये होगी कि बाद में शिकायत होती कि जनाब हम तो कॉल करते हैं, उठाता कोई नहीं। इसलिए कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल 9:35 पर। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।